नमस्कार दोस्तों, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें कुछ ब्लू बॉक्सेस छूट गए थे, उनको कवर कर लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दोस्तों, हमारे को पूरी लाइफ टाइम में 2 सेट ऑफ टीथ मिलते हैं। वन इज़ मिल्क टीथ एंड सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज़ परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 6 से 8 ईयर की एज में हमारे फॉल ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, जो कि इन्फेंसी में आते हैं, मतलब कि बाल्यकाल में हमारे आते हैं, गिर जाते हैं। और जो सेकंड सेट ऑफ टीथ है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये टीथ लाइफ टाइम चल सकते हैं, यदि बीच में कोई डेंटल डिजीज़ ना हो तो ये हमारी लाइफ टाइम चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लू बॉक्स आता है अपना स्वीट्स एंड टूथ डीके। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है हमारे माउथ में, बट वो हार्मफुल नहीं होता हमारे लिए। बट यदि हम अपने टीथ को क्लीन ना करें तो हमारे मतलब ईटिंग के बाद यदि हमारे टीथ को हम क्लीन ना करें तो बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं और उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज आते हैं और ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं शुगर को प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड। जो फूड हमारे दांतों में रह जाता है उस फूड के शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज करते हैं एसिड्स। और यही वो एसिड होता है जो हमारे टूथ डीके का कारण बनता है। यही एसिड ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करता है। इसी को ही टीथ डीके कहते हैं, जो ये एसिड होता है। यदि ये टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो ये सीवियर टूथ एक एंड एक्सट्रीम कोज ऑफ रिजल्ट टूथ लॉस, मतलब हम दांत खो भी सकते हैं या फिर दांत में दर्द का कारण हो जाता है। इसलिए चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स जो मेजर कल्प्रिट हैं टूथ डीके के, मतलब कल्प्रेट यानी कि मेजर मतलब कारण है हमारे टूथ के डीके यानी कि खराब होने के, डैमेज होने के कारण ये हैं। मेनली क्या होता है, ऊपर जैसे बताया है, हमारे दांतों में कुछ लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है। उस लेफ्ट ओवर फूड में जो शुगर होता है, ये बैक्टीरिया उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं, और फिर वो एसिड मेनली फिर वो एसिड टूथ डीके का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे को अपने टूथ क्लीन करने चाहिए टाइमली विद ब्रश एंड दातुन एंड डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक धागा है, साइड में देख पा रहे हैं, उसके साथ हमारे को एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, और मतलब दिन में कम से कम 2 बार अपने दांत साफ करने चाहिए। और राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर एक खाना खाने के बाद कुल्ला वगैरह कर लेना चाहिए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ में डर्टी फिंगर वगैरह या अनवाश्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह माउथ में नहीं डालने चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। सम टाइम व्हेन यू ईट इन ए हरी यानी कि जल्दी में, जब कभी आप जल्दी में खाते हैं या फिर खाते खाते बोलते हैं या फिर हंसते हैं खाते खाते, यू मे गेट हिकअप एंड चोकिंग सेंसेशन। तो आपको खांसी आ सकती है, हिचकी आ सकती है, हिकअप यानी हिचकी आ सकती है, या फिर गला में मतलब चोकिंग सेंसेशन यानी कि रुकावट महसूस हो सकती है। आपको हिचकी आती है और चोकिंग सेंसेशन हमारे को लगता है, रुकावट महसूस होती है। यह कब होता है, जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। मतलब फूड पाइप और विंड पाइप साथ साथ जाती है, तो फूड पाइप की जगह जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाते हैं तो हमारे को हिकअप्स, कफ एंड चोकिंग सेंसेशन फील होती है। जो विंड पाइप है वो कैरी करती है एयर को फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। हमारे नाक से लेकर लंग्स तक एयर को कैरी करने का काम करती है विंड पाइप। इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये फूड पाइप के साथ साथ जाती है। और गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पासेज। जो विंड पाइप है, एयर पाइप है एंड फूड पाइप है, वो सेम रास्ता शेयर करती है हमारे गले के अंदर। तो हाउ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो विंड पाइप में जाने से फूड कैसे रुकता है
आइए देखते हैं इसको। जैसे ही हम स्वेलो करते हैं, किसी चीज़ को निगलते हैं, एक फ्लैप लाइक वाल होती है, वो क्लोजेज द पासेज ऑफ द विंड पाइप का रास्ता वो बंद कर देती है और गाइडेड द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड को फूड पाइप की तरफ गाइड करती है। जैसे कि साइड में देख पा रहे हैं, एक ये वाल होती है, मतलब फ्लैप लाइक वाल होती है। जैसे ही हम स्वेलो करते हैं, निगलते हैं किसी चीज़ को, तो विंड पाइप का रास्ता बंद हो जाता है और फूड को गाइड करती है टू द फूड पाइप। अगर यदि बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर कर जाते हैं विंड पाइप में, तो हमारे को चोकिंग या फिर हिकअप्स या फिर कफ महसूस होती है, और ख़ास के हम उन फूड पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं वापस। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। द वर्किंग ऑफ स्टमक। स्टार्टिंग में जो स्टमक की वर्किंग है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब कैसे पता चला स्टार्टिंग में भाई हमारा स्टमक कैसे काम करता है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट से इसकी डिस्कवरी हुई। इन 1822 एक मैन था नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन नाम का एक बंदा था। उसको एक गन शॉट, मतलब उसको एक बुलेट लगी, यहाँ पे दिखाया गया है, उसको एक बुलेट लगी उसके स्टमक में। उसको चेस्ट वाल को उसने बुलेट ने सीरियसली डैमेज किया एंड उसके स्टमक में भी एक होल कर दिया उस बुलेट ने, जैसा कि ये साइड में हम देख पा रहे हैं, उसके स्टमक में होल कर दिया। जो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे विलियम पी माउंट, उसने क्या किया, पेशेंट को सेव कर लिया, बट वो उस होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया। स्टमक में जो होल बना था उसको वो डॉक्टर प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया और उसको सिर्फ बैंडेज लगा के छोड़ दिया। तो बाद में उसका जख्म वगैरह ठीक हुआ, तो उसको एक फ्लैप बन गया उसके स्टमक में, एक मतलब ढक्कन टाइप बन गया, जिसका फायदा उठाया बी माउंट took it as a great opportunity to see inside the स्टमक के अंदर देखने का उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थ्रू द होल के अंदर से, और उसने वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस की होल के अंदर से देख के कि स्टमक के अंदर क्या चलता है। बी माउंट ने पाया कि स्टमक के अंदर चर्निंग होती है फूड की, मतलब फूड जाता है जैसे तो चक्की टाइप चलता है, ऐसे चर्निंग होती है फूड की, और इसकी वाल्स सीक्रेट करती है फ्लूइड को, एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं स्टमक की वाल, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। और उसने ऑब्जर्व किया कि जो स्टमक का एंड है वो ओपन होता है इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। जैसे ही स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है तो जो इसका एंड है वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाता है। तो ऐसे करके और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस इन्होंने बी माउंट ने किया। इस होल का बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने, ये शायद 4th क्लास में बड़ा डिटेल में दिया गया है। उसने डिफरेंट फूड उस बंदे को खिलाया और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले, भाई ये फूड इतनी देर में पच रहा है, बाहर इतनी देर में वही केमिकल मतलब डाइजेस्टिव जूस निकाल के बाहर इतनी देर में पच रहा है, स्टमक के अंदर इतनी देर में पच रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ब्लू बॉक्स इज अबाउट डायरिया दोस्तों क्या होता है, जब फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल आता है, आप वाटरी स्टूल पास करते हो फ्रीक्वेंटली, तो उस सिचुएशन को हम, उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। डायरिया उसको स्टूल बोलते हैं, वाटरी स्टूल यानी कि दस्त लगते हैं जब, उस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। डायरिया इसका कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है इसका कारण, और यह इंडिया में बड़ा कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में ये बड़ा कॉमन है। इसकी सीवियर कंडीशन के अंदर यह फैटल भी हो सकता है, मतलब घातक हो सकता है, या बंदे को मार भी सकता है, इतना घातक हो सकता है।
इससे क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और नमक की कमी हो जाती है, इसलिए डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड, इवन एक डॉक्टर के कंसल्ट करने से पहले ही पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। जो भी इसका पेशेंट है डायरिया का, जिसको बहुत ज़्यादा दस्त लगे हुए हैं, उस पेशेंट को प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, बहुत अधिक मात्रा में, काफ़ी अच्छी मात्रा में उसको पानी गर्म करके, मतलब बॉयल करके ठंडा करके दे, विद ए पिंच ऑफ साल्ट, थोड़ा सा उसमें नमक डालकर और थोड़ा सा शुगर डालकर उसमें देना चाहिए। इस घोल को जो हम उसको, मतलब ये पानी प्लस सॉल्ट प्लस शुगर का जो घोल दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ORS। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS उसी को बोलते हैं। बाजार में से ORS के पैकेट जैसे देख पा रहे हैं आप, वो ORS के पैकेट में मिलते हैं, बट इन ORS के पैकेट्स को, मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है वो थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके लें तो अच्छा रहता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, आपने काउज को, बफेलो को और बहुत से ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ऑब्जर्व किया होगा कि वो बैठे बैठे चबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ च्यूइंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, बैठे बैठे उनका मुंह चलता रहता है। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, वो कुछ खा नहीं रहे होते बट चबा रहे होते हैं, जैसे साइड में आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, वे घास को जल्दी जल्दी स्वेलो कर जाते हैं और स्टोर कर जाते हैं ग्रास को इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। उनके स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमेन नाम का, वहाँ पे वो जल्दी जल्दी ग्रास को स्वेलो करके वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, जैसे इस फिगर में दिखाया है नीचे। दिस इज र्यूमेन। यहाँ पे जल्दी जल्दी खा के और वो यहाँ पे आके मतलब ग्रास को स्टोर कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, हियर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड। यहाँ पे फूड क्या होता है उनका, उनकी ग्रास क्या होती है, पार्सली डाइजेस्ट हो जाती है, जिसको कड बोलते हैं। इस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को कड बोलते हैं। बाद में इस कड को वो दोबारा से माउथ में लेके आते हैं इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे पार्ट में, एंड उसको चबाते हैं। एंड एनिमल्स च्यूड इट, और उसको चबाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी कि कड को र्यूमन से वापस लाना और उसको चबाना, च्यू करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। एंड इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो ये प्रोसेस करते हैं, ये चबाने की प्रोसेस करते हैं, इसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। अब ग्रास के बारे में बताया है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोस। एक्चुअली ग्रास में क्या होता है, सेलुलोस होता है, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो ये रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर होते हैं, इनके क्या है, इनके र्यूमेन में, यहाँ पे र्यूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द र्यूमेन, जो कि इस सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यह बैक्टीरिया या फिर यह र्यूमेन ह्यूमन के अंदर यानी कि आदमियों के अंदर नहीं होता, इसलिए हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि घास में जो सेलुलोस है, जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे पास नहीं है। मैनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स भी हैं ऐसे, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन को इंक्लूड करके, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोस, क्योंकि हमारे पास ये नहीं होता। एक दूसरी चीज़ भी होती है, एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। सीकम नाम का उनके पास स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये सीकम है, ये यहाँ डायग्राम में दिखाया है जो, दिस इज सीकम। सीकम नाम का एक सैक होता है, एक थैला होता है, जो कि ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लाई करता है। जो सेलुलोस होता है फूड का, वो डाइजेस्ट होता है यहाँ पे बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ सीकम में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोस को, जो फूड में प्रेजेंट होता है, जो ग्रास में प्रेजेंट होता है सेलुलोस, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है,
उसका पाचन यहाँ पे सीकम में प्रेजेंट बैक्टीरिया द्वारा होता है, जो कि ये बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस में नहीं होते, इसलिए ह्यूमन है जो वो ग्रास नहीं खा सकता और ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अभी तक हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन के बारे में या एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, परंतु कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न तो माउथ होता है न डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तब वे कैसे फूड को खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं, आइए देखते हैं नीचे वाले सेक्शन में। अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास न तो माउथ है न डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर भी यह मतलब कैसे अपना खाना लेता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटा, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, मेनली पॉन्ड वाटर में मिलता है। इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। ये साइड में आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है पूरा कंप्लीट, ये साइड में जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ए राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वोक्यूल्स, और ये वोक्यूल्स होते हैं। वोक्यूल्स यानी कि बीच में गैप, ये पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा छोटा ये रास्ता दिखेगा, ये इसको बोलते हैं वोक्यूल्स, यानी कि फूड वोक्यूल्स, यानी कि फूड इनके अंदर जाएगा और यहाँ पे डाइजेशन होगा फूड का, इसलिए फूड वोक्यूल बोला है। वैसे इसको वोक्यूल्स बोलते हैं, बबल लाइक वोक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपनी शेप एंड पोजीशन चेंज करता रहता है चलने के लिए, मूवमेंट के लिए। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये साइड में दिस वन एंड दिस वन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो आउटसाइड पुश आउट करता है, मतलब बाहर की तरफ निकालता है, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो यानी कि फॉल्स, पोडिया यानी कि पैर, पोडिया यानी कि पैर, फॉल्स पैर यानी कि फॉल्स फिट टाइप से ऐसे एक मतलब निकालता है किसी भी फूड को कैप्चर करने के लिए और फूड की मूवमेंट के लिए। सूडोपोडिया जैसा ही देखो एक और मीनिंग होता है जिसका नाम है सूडोनिम। सूडोनिम ज़्यादातर, सूडोनिम यानी कि नकली नाम या फिर उपनाम बोल देते हैं इसको, जो कि मोस्टली जो राइटर है वो अपना एक एडिशनल नाम रखते हैं, उस नाम को बोलते हैं सूडोनिम। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे प्राणियों को खाता है, मतलब बहुत छोटे छोटे उनको खाता है अमीबा। जैसे ही यह फूड को सेंस करता है, यह अपने सूडोपोडिया को यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकालता है और फूड को घेर लेता है और उसको एनगल्फ कर जाता है, उसको खा जाता है। द फूड बिकेम ट्रैप्ड इन द फूड वॉक्यूल। फूड वॉक्यूल्स में फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वॉक्यूल। जो फूड वॉक्यूल हैं जो ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिस वन, वहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो इस खाने को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि कोई भी फूड डाइजेस्ट करने के लिए उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इन वॉक्यूल से, फूड वॉक्यूल से डाइजेस्टिव जूस निकलेगा जो इस खाने को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ग्रेजुअली क्या होता है ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं जो वो ग्रोथ के, मेंटेनेंस के, मल्टीप्लिकेशन के काम आते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि अमीबा बढ़ता है फिर बीच में से टूट के मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके ये सब चीज़ें काम आती हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वॉक्यूल, वो दूसरे वॉक्यूल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लाइक दिस इजेस्चन वेस्ट, ये यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल रहे हैं अमीबा। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो डाइजेशन की, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ये लगभग सभी प्राणियों में, सभी एनिमल्स में सेम रहती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एब्जॉर्ब करती है
उसका ट्रांसपोर्टेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज में कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे। आइए कीवर्ड्स देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन हो चुका है, एमिनो एसिड हो गया, अमीबा भी किया जस्ट, असिमिलेशन हमने किया है, बाइल जूस लीवर निकालता है, बकल कैविटी यानी कि माउथ वाला, कनाइन टीथ होता है, सेलुलोस यानी कि ग्रास में जो कार्बोहाइड्रेट टाइप होता है सब्सटेंस सेलुलोस जिसका हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, डाइजेशन, इजेस्शन, फैटी एसिड, फूड वॉक्यूल्स अभी देखे हैं, गाल ब्लैडर पूरा दिखाया है, ग्लिसरॉल, इन सीजर्स टीथ में साइड वाले जो चीरने वाले टीथ होते हैं वो देखा है हमने, इंजेस्शन, लीवर बड़ा है, मिल्क टीथ जो बचपन में आते हैं, मिल्क टीथ, मोलर एंड प्री मोलर जो जाड़ होते हैं अपनी वो, परमानेंट टीथ जो बाद में आते हैं, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप जो है, पेनक्रियाज, प्री मोलर टीथ एंड मोलर टीथ पूरा पड़ा है, सूडो यानी कि फॉल्स फीट अभी देखा है हमने, रूमेन यानी कि जो अभी देखा है एनिमल का एक सेक होता है, एक थैला होता है जहाँ पे वो स्टार्टिंग में ग्रास को स्वेलो करके लेके जाता है, दैट इज रूमिनेंट। उन एनिमल्स को रूमिनेंट कहते हैं जो रूमेन करते हैं, रूमिनेशन मतलब जो रूमिनेशन की प्रोसेस करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, विली जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड में से न्यूट्रिएंट्स का असिमिलेशन करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, वो विली हमने पढ़ा है, स्लाइवा यानी कि थूक या फिर लार जो स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है फूड के डाइजेशन के लिए, वो चीज़ है।